मालकन काम पर जाती तो कहती कि अपने मालिक का ख्याल रखना, दवाइयाँ वक्त पर खिला देना। मैं जी बीबी कहकर सर हिलाती और सारा दिन काम करती, मालिक को भी राजी रखती। मालिक मालकन के आने पर मेरी तारीफ करता तो मालकन खुश होकर 150 पकड़ा देती। लेकिन एक रात मालकन 10,000 देकर कहा कि आज रात तुम मेरे होश उड़ गए मालिक। अपनी मालकन को देखकर मेरे जहन में एक ही ख्याल आता कि तौबा तौबा, कैसी मक्कार औरत है। मुझे अपनी मालकन जरा भी पसंद नहीं थी, जबकि मालिक भोला इंसान था। पर उस भोले इंसान ने मेरे साथ जो किया वो किसी खौफनाक ख्वाब की मानंद था। कभी कभी लोग आपको बुरी तरह इस्तेमाल कर जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। आखिर ऐसा क्या किया मेरे मालिक ने, ये मैं आपको अपनी ज़बानी सुनाती हूँ। मालकन ऐसी औरत थी जिसे अपने शौहर से कोई मतलब नहीं था। मालकन खुद सारा दिन घर से बाहर रहती, कभी कभी तो रातों को भी घर न आती। अजीबोगरीब लोगों के साथ मालकन का उठना बैठना था। उसने अपने शौहर की जिम्मेदारी मुझ पर डाल रखी थी। मालिक अच्छा और शरीफ इंसान था। वो खामोशी से बिस्तर पर लेटा रहता और जब जरूरत होती तभी मुझे बुलाता। मुझे अक्सर मालिक पर तरस आता कि उसने मालकन को कैसी पुरतायुश जिंदगी दी है और मालकन ने मालिक के साथ क्या किया। मालिक के बिस्तर पर पड़ते ही मालकन ने हर चीज पर कब्जा कर लिया। पहले हर चीज पर मालिक की हुकूमत थी और मालकन घर में रहती थी। उसे जहां भी जाना होता मालिक अपने साथ लेकर जाता। वो मालकन से बहुत प्यार करता था और मालकन का बहुत ख्याल रखता था, जबकि मैंने मालकन की आंखों में कभी भी मालिक के लिए प्यार नहीं देखा। वो बस सारा दिन अपने जूते कपड़ों में लगी रहती। मुझे यही लगता था कि मालकन ने मालिक से शादी सिर्फ दौलत की खातिर ही की थी। हर मालिक तो मालकन के इश्क में अंधा था। उसे मालकन के सिवा तो कुछ नजर नहीं आता था। वो जब से मालिक का एक्सीडेंट हुआ था तब से तो मालकन बिल्कुल ही आजाद हो गई थी। मालिक हमेशा के लिए मोहताज होकर बिस्तर पर लग गया था। वो अपने सहारे बैठ भी नहीं सकता था और मालकन को तो जैसे आजादी मिल गई थी। कभी कभी मुझे लगता था जैसे मालिक का एक्सीडेंट भी मालिकन ने खुद ही करवाया था। पर जब मालकन मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करती, मेरा ख्याल रखती और वापस आकर मालिक की एक एक रिपोर्ट लेती, तब मुझे मालकन बुरी न लगती। पर कुछ तो वजह थी जो मालिकन मालिक को कभी आंख भरकर नहीं देखती थी। मालिक का सारा बिजनेस मालकन ने संभाल रखा था। वो बाहर से मर्दों से ऐसे हंस हंस कर बातें करती, जबकि मालिक को देखते ही मालिकन का चेहरा स्पाट हो जाता। मेरी भी कोई औलाद नहीं थी। शौहर दूसरे शहर काम करता था, इसीलिए मैं सारा दिन मालिकन के घर का ख्याल रखती। सारा काम अपनी मौजूदगी में करवाती। मालिक की पसंद का खाना बनवाती और उसकी ज़रूरियात का ख्याल करती। मालिक हमेशा मालकन के आने पर मेरी तारीफ करता और मालकन मुस्कुराकर मेरी मुट्ठी में पैसे पकड़ा देती। मेरी जिंदगी बड़े सुकून से गुजर रही थी, पर उस रात सब कुछ बदल गया। मालकन के कुछ अहम मेहमान आ रहे थे। आज सुबह से ही मालकन ने पूरे घर की सफाई करवाई थी। जब मैंने मालकन से पूछा कि कौन आ रहा है तो मालकन ने बस इतना कहा कि खास मेहमान है। मालिक और मालकन आपस में कम ही बातचीत करते थे। मालकन ने मालिक को कुछ न बताया और मालिक ने भी कुछ न पूछा, लेकिन मैं जानती थी कि मालिक मुझसे लाजमी पूछेंगे। शाम होते ही मालिक ने पूछा कि क्या कोई खास मेहमान आ रहे हैं। मैंने कहा जी हाँ, मालकन के मेहमान हैं, पर मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं जानती। मेहमानों के आने का वक्त हो चुका था। मालकन ने तरह तरह के खाने बनवाए। वो आज खुद भी बहुत वक्त लगाकर तैयार हुई थी और मालकन के चेहरे पर आज नई चमक थी। तैयार तो वो रोजाना होती थी, पर आज तो कुछ खास ही था। मालकन ने स्याह रंग की साड़ी पहन रखी थी। बिना आस्तीनों के ब्लाउज से मालकन का गोरा जिस्म चमक रहा था। मैंने जब देखा तो देखती ही रह गई और मुझे आज समझ आया था कि मालिक आखिर मालकन से इतना प्यार क्यों करता था। वो मालकन पर जान निसार करता था। मालिक ऊपर अपने कमरे की खिड़की से नीचे का मंजर देख रहा था। मालकन के खास मेहमान 2-4 लोग नहीं बल्कि सिर्फ एक आदमी था और निहायत शानदार था। दोनों जब एक दूसरे से मिले तो यूं लगा जैसे चांद और सूरज की जोड़ी मुकम्मल हो गई हो। मेरी नजर जब ऊपर खिड़की पर पड़ी तो मुझे मालिक पर बड़ा तरस आया। मालिक को कभी भी मालकन की तरफ से इतनी गर्मजोशी नसीब नहीं हुई थी। मालकन ने तो कभी मुस्कुराकर मालिक को देखा तक नहीं था। खाने की मेज पर मालिक नहीं आया, उनका खाना कमरे में ही ले गई। मालिक का मुंह उतरा हुआ था, उस पर गम के आसार नुमायां थे। मालिकन ने अपने मेहमान के साथ खुशगपियों में मसरूफ होते खाना खाया। इसके बाद मेहमान को उसके कमरे में भेज दिया गया। खाने के बाद मालकन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझे एक छोटी सी कांच की शीशी पकड़ाई और साथ में मेरे हाथ पर 10,000 रुपए रखे और मुझे तीखी नजरों से देखती बोली कि ये दवाई अपने मालिक को दूध में डालकर पिला दो और देखो किसी को पता ना चले, ये बस राज ही रहे। ये सुनते ही मेरी तो जैसे टांगे कांप गई। जाने मालकन के जहन में क्या चल रहा था। वो जिस्म को नुमाया करते शब ख्वाबी के लिबास में थी। मैं अपने मेहमानों के कमरे में जा रही हूँ, 5 मिनट से पहले ये काम हो जाना चाहिए। मालकन ने जाते जाते हुक्म दिया। मैं तो अपनी जगह पर जैसे गड़ गई। मालकन कमरे के दरवाजे पर रुकी और फिर कहने लगी,
ये याद रखना, इस घर की मालिकन मैं हूं। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम इस नौकरी से फारिग हो। मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था। मैं जान गई थी मालकन के इरादे खतरनाक थे। वो आज की रात अपने खास मेहमान के साथ बिताना चाहती थी और इसके लिए उसने मालिक को बेहोश करना जरूरी समझा था। मैं मरे मरे कदमों से वापस आ गई और सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए। मालिक की दवा का टाइम हो रहा था। मैंने दूध गर्म किया और उसमें दवाई के चंद कतरे डाल दिए। मैं दूध लेकर मालिक के कमरे में आई तो वो खामोशी से लेटा था। मुझे मालिक पर बहुत तरस आया, पर मुझे नौकरी अजीज थी और मैं नहीं चाहती थी कि मालिक को मालिकन की असलियत पता चले। इसलिए मैंने मालिक को बेहोश करने का इंतजाम कर लिया था। मैंने मालिक को दवाई दी और दूध का गिलास पकड़ा दिया। मालिक ने जैसे ही घूंट भरा तो मैं कमरे से निकल आई। मालिक रोज दूध पीकर सोता था, इसीलिए मैं जान गई थी कि मालिक जल्द ही बेहोश होने वाला था। 15 मिनट बाद जब मैं मालिक के कमरे में गई तो साकित रह गई। दूध का गिलास वैसा का वैसा रखा था और मालिक सर्द नजरों से मुझे देख रहा था। आपने आज दूध नहीं पिया मालिक? मैंने डरते डरते पूछा, लेकिन मालिक का तो कोई जवाब ही नहीं आया। अब मुझे परेशानी होने लगी। मेरी नौकरी खतरे में पड़ चुकी थी। मैंने गिलास उठाया और वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची मालिक की गरजदार आवाज सुनाई दी, रुको। और मैं रुक गई। दिल जैसे पसलियां तोड़कर बाहर आने को तैयार था। कितने पैसे दिए हैं तुम्हारी मालकन ने मुझे बेहोश करने के लिए? मालिक का लहजा ऐसा था कि मैं झूठ ना बोल पाई और डरते डरते बता दिया कि 10,000 रुपए दिए हैं। मेरी नजरें झुकी हुई थी क्योंकि मैं अपने फेल पर शर्मिंदा थी। मेरी बात सुनकर मालिक के चेहरे पर कोई तासुर ना उभरा। उनका चेहरा सर्द जामिद था। कई पल खामोशी छाई रही और फिर मालिक ने जो बात कही उसे सुनकर मुझे लगा जैसे घर की छत मेरे ऊपर गिर गई है। मालकन ने कहा कि मैं तुम्हें 10 लाख दूंगा, बस तुम्हें अपनी मालकन के खाने में जहर मिलाना होगा, उसका कत्ल करना होगा। दूध का ग्लास मेरे हाथों से छूटकर नीचे गिर गया। मालिक की नजर सामने दीवार पर लगी मालकन की तस्वीर पर जमी थी। उसने एक बार भी मेरी जानिब नहीं देखा, जबकि मैं खौफ से फटी आंखें लिए मालिक को देख रही थी। मुझे यकीन न हुआ कि यह बात मालिक ने ही कही है। वो तो मालिकन से बहुत प्यार करता था, पर मालिकन जो काम कर रही थी उस पर मालिक की जगह कोई भी मर्द होता वो गैरत के नाम पर यही सब करता। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। जैसे तुमने मेरे दूध में बेहोशी की दवा मिलाई है, वैसे ही तुम्हें अपनी मालिकन को ये जहर पिलाना होगा। इसके बदले में तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। मालिक की बात ने मुझे चौंका दिया। ये घर, ये बंगला, ये गाड़ियां, पैसे, बिजनेस, सब कुछ तुम्हारे नाम कर दूंगा, बस तुम ये काम कर दो। इंसान लालची है। मालिक जान गया था कि मैं लालची थी, इसीलिए मालिक ने मेरी इस कमजोरी को पकड़ा। पर मुझे हैरत इस बात पर थी कि मालिक सब कुछ मुझे देने को क्यों कह रहा था। तुम्हारे पास कल तक का वक्त है, अच्छे से सोच लो, वरना मैं किसी और से ये काम करवा लूंगा, मालिक ने 2 टोक लहजे में कहा और मैं वापस आ गई। मालकन और मालिक दोनों ने मिलकर मुझे कहाँ फंसा दिया था। मैं सोचने लगी कि क्या करूं। मालकन अपने मेहमान के कमरे में थी और रात के इस पहरे एक औरत किसी गैर मर्द के कमरे में भला क्या कर सकती है। मेरी सारी रात आंखों में कटी। मैं यही सोचती रही कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं इतनी लालची हूं कि पैसे के लिए किसी को मार दूं? क्या मुझे इनकार कर देना चाहिए या मुझे मालकन को बताना चाहिए? पर मालकन कौन सा मालिक के साथ मुखलिस थी। वो तो अपनी दुनिया में ही मस्त थी। भला कौन शौहर ये बर्दाश्त करता है कि उसकी बीवी उसी के घर में किसी गैर मर्द के साथ रात बिता रही हो। मैंने बहुत सोचा और आखिर बुराई जीत गई। मैंने बस मालकन के खाने में जहर मिलाना था, पर इससे पहले मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना था। सुबह होते ही कमरे में गई तो वो उसी पोजीशन में लेटी सामने लगी मालकन की तस्वीर को अभी तक घूर रहा था। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी। मेरे जाने पर भी उसने मेरी तरफ नहीं देखा। मैं ये काम करने के लिए तैयार हूं, मैंने झिझकते हुए कहा, पर इससे पहले मेरी कुछ शर्तें हैं। और मेरी इस बात पर मालिक ने मुझे देखा। मुझे हर शर्त मंजूर है, मालकन ने सुने बिना ही जवाब दिया। मैं चाहती हूँ आप पहले सब कुछ मेरे नाम कर दे, तब मैं ये काम करूंगी। ये सुनकर मालकन ने हाँ में सर हिला दिया और मैं खुश हो गई। मैं जानती थी मैं गलत करने जा रही थी, पर मुझ पर उस वक्त एक अच्छी जिंदगी जीने का खत सवार था। मैं गुर्बत की जिंदगी से तंग आ चुकी थी। मैं नौकरानी बन बनकर तंग आ चुकी थी। मैं भी मालकन जैसी जिंदगी जीना चाहती थी। मैंने सोच लिया था कि सब कुछ अपने नाम करवा लूंगी और मालकन को जहर दे दूंगी, फिर सब कुछ लेकर भाग जाऊंगी। पीछे मालकन बचे या मरे, मुझे इससे क्या, मुझे तो बस दौलत चाहिए थी। इन्हीं सोचों में गुम मैंने नाश्ता बनाया और खाने की मेज सजा दी। थोड़ी ही देर में मालकन निकसिक से तैयार आ चुकी थी। वो बहुत खुश नजर आ रही थी। मर्द की कुर्बत ने उसे किस कदर दिलकश बना दिया था। उन दोनों ने अच्छे से नाश्ता किया और फिर एक दूसरे का हाथ थाम कर चले गए और फिर यही रूटीन चल पड़ी। मालकन रात अपने मेहमान के कमरे में गुजारती, वो सारा दिन साथ गुजारते।
یوں جیسے نیا شادی شدہ جوڑا ہنی مون پر آیا ہو۔ سبھی ملازمین مالکن کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، پر مالکن کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھے اپنا کام جلد از جلد کرنا تھا، کیونکہ مالک اپنی جائیداد کے کاغذات میرے نام کر کے مجھے دے چکے تھے۔ اب میں جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے لگی تھی کہ کل کو میں بھی ایسے ہی گھر میں رہوں گی۔ آج کل مجھے مالکن زہر لگنے لگی تھی۔ میرا بس چلتا تو میں اس کا گلا دبا کر مار دیتی، پر مجھے اپنا کام رازداری سے کرنا تھا، پوری ہوشیاری سے، تاکہ مجھ پر کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو۔ اور اس کے لیے میں نے پلان بنا لیا تھا۔ آج شام کی چائے میں نے مالک کو مالکن اور اس کے دوست کے ساتھ پینے کا کہا، اور مالک کو اپنا پلان بھی بتایا کہ میں وہاں پر مالکن کی چائے میں زہر ڈال دوں گی اور زہر کی شیشی اس کے دوست کے سامان میں اس کی جیب میں رکھ دوں گی۔ مالک نے خاموشی سے سر ہلا دیا، یوں جیسے اسے پورا یقین ہو کہ میں یہ کام کر لوں گی۔ ویسے بھی انسان میں جب برائی آ جائے تو وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ کاش کہ یہ بات میں اس وقت سوچ لیتی تو آج کہانی کچھ اور ہوتی، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو کر رہا۔ میں نے شام کی چائے بنائی، مالکن کے کپ میں وہ زہر ڈال دیا جو مالک نے مجھے دیا تھا۔ مالک، مالکن اور اس کا دوست تینوں ایک ساتھ بیٹھے تھے، بلکہ مالک تو بے جان لوگوں کی طرح ویل چیئر پر پڑا رہا۔ میں نے مالکن کے سامنے وہ کپ رکھا جس میں زہر تھا۔ سب سے پہلے مالکن کے دوست نے چائے کا گھونٹ لیا اور اسے اچھو لگ گیا۔ میں پانی لینے بھاگی، واپس آئی تو مالکن خاموشی سے اپنی چائے پی رہی تھی۔ میں دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ مالکن کو چائے پیتے دیکھ کر میں نے مالک کو اشارہ کیا تو اس نے بھی چائے پینی شروع کر دی، اور پھر جو ہوا وہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مالک کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کا پورا جسم کانپنے لگ گیا، جبکہ مالکن صحیح سلامت کھڑی تھی۔ میں تیزی سے فون کی جانب بھاگی کہ ایمبولینس بلاتی ہوں۔ تبھی مالکن کی آواز ابھری کہ خود تم نے زہر دیا ہے اور اب خود ہی اسے اسپتال لے کر جاؤ گی۔ یہ سن کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میرے قدم جم گئے۔ مالکن قدم اٹھاتی مالک کے سامنے آئی اور اسے دیکھتی بولی، تم نے اپنا انجام اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ میں جانتی تھی کہ تم ایسا ہی کرو گی، اسی لیے تو میں نے یہ سب ڈرامہ کیا۔ تم کبھی نہیں بدل سکتے۔ اللہ نے تمہیں محتاج بنا کر بستر سے لگا دیا، لیکن پھر بھی تمہیں عقل نہیں آئی۔ مالکن کی باتیں مجھے ساکت کر گئیں، اور پھر جو کہانی مجھے پتہ چلی وہ کچھ اور ہی تھی۔ مالکن کا تعلق قریب گھرانے سے تھا، وہ خوبصورت تھی، پڑھ لکھ کر پولیس فورس جوائن کرنا چاہتی تھی، پر مالک کا اس پر دل آ گیا۔ مالکن کی منگنی اپنے کزن سے ہو چکی تھی، پر مالک نے مالکن کے انکار پر اپنی طاقت کا استعمال کر کے مالکن کو اغوا کیا اور کئی دن اپنے اس گھر میں قید رکھا۔ مالکن کے ساتھ بہت غلط بھی کیا، اور پھر مالکن کو مجبوراً مالک سے نکاح کرنا پڑا۔ مالک نے مالکن کے دل تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن مالکن اسے نفرت کرتی تھی۔ 2 سال بعد جب مالک کا ایکسیڈنٹ ہوا تو مالکن کی زندگی بدل گئی۔ مالکن نے نہ صرف مالک کا بزنس سنبھالا بلکہ اپنی پڑھائی مکمل کر کے خفیہ پولیس بھی جوائن کر لی۔ وہ مالک کی ذمہ داری مجھ پر سونپ چکی تھی، اور اس رات جب مالکن کا دوست جو کہ خفیہ پولیس میں تھا کسی کیس کے سلسلے میں مالکن سے ملنے آیا تو مالکن نے مالک کو چیک کرنے کے لیے یہ سب ڈرامہ کیا۔ مالکن نے جو مجھے بے ہوشی کی دوا دی تھی وہ پانی تھا، پر مالک سمجھ نہ پایا۔ اس نے اپنی پسندیدہ عورت کو چھین کر حاصل تو کر لیا پر پا نہیں سکا۔ مالکن جانتی تھی کہ ایسا ہوگا، وہ شاید ہمارا پلان سن چکی تھی، اسی لیے اس نے چائے بدل دی اور اب مالک اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ اس کے بعد مالکن چیخیں مار مار کر روئی، مالک کے مرنے پر نہیں بلکہ اپنے ساتھ ہوئی اس زیادتی پر مالکن پہلی بار روئی تھی۔ مجھے مالکن کی حالت نے ڈرا کر رکھ دیا، جو اکثر نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے۔ اس کے بعد مجھے عقل آ گئی، میں نے مالکن سے معافی مانگی، پر تبھی وہاں پولیس آ گئی۔ مالک ایک شاطر آدمی تھا، اس نے اپنے جاننے والوں کو جو پولیس میں تھا ایک وقت دیا تھا کہ اس وقت میرے گھر پر چھاپا مارنا تاکہ مالکن کے مرنے پر میں پکڑی جاؤں اور سب کچھ مالک کا رہے۔ مالک تو نہیں رہا پر میں پکڑی گئی۔ مالکن مجھے رہائی دلانا چاہتی تھی پر میں نے اپنی سزا قبول کر لی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا انجام مالک جیسا ہو، اور آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھے مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ میں اللہ سے معافی مانگ چکی ہوں، پر شاید مالک کا انجام میرے ہی ہاتھوں لکھا تھا۔